हेलो फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास, उसमें जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पार्ट को। देखिए, आज इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, जो सामाजिक व्यवस्था है हड़प्पा सभ्यता की, उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? परिवार है। आगे है, मुहरों पर अंकित चित्र व मातृ देवी की मूर्ति से यह लगता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज था। तो अच्छे से याद रखेंगे, जो हड़प्पा समाज है या सभ्यता है वो किस प्रकार का था? मातृ सत्तात्मक समाज था। आगे है हड़प्पाई समाज में वर्ग विभेद विद्यमान था। यानी वर्ग विभेद मतलब वर्ग मौजूद थे, जैसे योद्धा वर्ग, पुरोहित वर्ग और आपका क्या कहती हैं सैनिक वर्ग। तो ये अलग अलग इस प्रकार से क्या है वर्ग विद्वान थे। तो ध्यान रखना, हड़प्पाई समाज वर्ग विभेद विद्वान था। यहाँ से प्राप्त श्रमिक आवासों के आधार पर दासों का अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। आगे चलती हैं। आगे है, मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता के समान विशुद्ध सामाजिक विभाजन इस सभ्यता में नहीं था। आप देख सकते हैं, मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता के समान विशुद्ध यानी कि एकदम शुद्ध तरीके से सामाजिक विभाजन सिंधु सभ्यता में मौजूद नहीं था। हड़प्पाई समाज 4 वर्गों, विद्वान जिसमें पुरोहित वर्ग भी आता है, योद्धा जिसमें सैनिक वर्ग आता है, व्यापारी होते हो, श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था। क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था। तो आप आंसर लगा के आएंगे 4 वर्गों में। कौन कौन से? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। आगे चलती हैं। आगे है, शिल्पकारों में कुम्हारों का विशेष महत्व था। यानी कि जो शिल्पकार होते थे उनमें किसका महत्व विशेष था? कुम्हारों का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर उच्च था, यानी कि उनका स्वास्थ्य एकदम बेहतर था। और स्वास्थ्य बेहतर क्यों नहीं होगा? आज की तरह जो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये नहीं है ना, इसलिए इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छे स्तर का था। आजकल ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इस वजह से दिक्कत पैदा होगी। इनके दांतों में एनामेल संबंधी बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ध्यान रखना, जो दांत हैं उनमें कौन सी बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं सिंधु सभ्यता में? तो एनामेल नामक बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शाल व धोती यहाँ के निवासियों का मुख्य वस्त्र था। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, शाल व धोती सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य वस्त्र था और लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते थे। आगे है, लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष व महिलाएं दोनों करते थे। अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की स्त्री और पुरुषों में आकर्षक केश विन्यास का मतलब जो बाल हैं वो संवारने का प्रचलित था। ठीक है, केश विन्यास यानी बाल अच्छे से संवारते थे, प्रचलित था। वे प्रसाधन प्रेमी थे, कहने का मतलब जो सौंदर्य सामग्री है उसके बड़े बहुत ज़्यादा प्रेमी थे वो। आगे चलेंगे। आगे है, हड़प्पा निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। पासा इस युग का मुख्य खेल था। ये लोग शतरंज से भी परिचित थे। अच्छे से याद रखेंगे, पासा इस युग का मुख्य खेल था। यह लोग शतरंज से भी परिचित थे। लोथल से शतरंज की गोटियां व खेलने के बोर्ड मिले हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से कठपुतलियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से क्या मिली हैं? कठपुतलियां मिली हुई हैं। आगे चलेंगे।
आगे है कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में जूनी कुरन या कुरन धौलावीरा से 2 विस्तृत स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। इसको तो आपको अच्छे से ही याद रखना है। जो विस्तृत स्टेडियम है वो कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला हुआ है। जूनी कुरन या कुरन, इसको क्या बोलते हैं, जूनी कुरन या धौलावीरा से, जो कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में स्थित है, वहाँ से स्टेडियम मिला है। आगे है शिकार करना, मछली पकड़ना, सांडों के युद्ध, मुर्गों की लड़ाइयाँ व पालतू पशु पक्षियों के युद्ध, पिट्ठू खेल, टेराकोटा व शंख के बने लट्टू हड़प्पा से मिले हैं, जो सभी मनोरंजन के साधन थे। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, तो शिकार करना, मछली पकड़ना, सांडों के युद्ध, मुर्गों की लड़ाइयाँ, पालतू पशु पक्षियों के युद्ध, पिट्ठू खेल, टेराकोटा व शंख के बने लट्टू, और ये सब कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, और ये इनके मनोरंजन के साधन थे। आगे है इस सभ्यता के लोग संभवतः औषधियों से भी परिचित थे। तो ध्यान रखना, इस सभ्यता के लोग किससे परिचित थे, औषधियों से भी परिचित थे। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शिलाजीत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। आगे चलेंगे, आगे है इनकी अंत्येष्टि प्रकार या फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया या मृतक संस्कार कितने प्रकार के मौजूद थे, तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवों को अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था, 3 प्रकार से किया जाता था। पहला है पूर्ण समाधिकरण, इसमें सबको पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। सबको सामान्यतः उत्तर दक्षिण, सिर उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर में लेटाकर हाथ पीछे ऊपर की ओर मोड़ दिए जाते थे। आगे है और पैर के घुटने मोड़ दिए जाते थे। सबके साथ उसके उपयोग की अनेक वस्तुएं यथा बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा आदि भी रख दी जाती थी। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। आगे चलते हैं, आगे है लोथल से 3 युग्म समाधियाँ और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। लोथल से कितनी युगल समाधियाँ मिली हैं, 3, जबकि कालीबंगा से कितनी मिली हैं, 1 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, जो सती प्रथा का संकेत देती हैं। नंबर 2 है आंशिक समाधिकरण, इसमें सब पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था। यानी कि इसमें जो शव है ना, उसे पशु पक्षी खा लेते थे, उसके बाद जो शेष भाग बचता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। आगे देखते हैं, आगे है ऐसे आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिलती हैं। अच्छे से याद रखेंगे, आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं, बहावलपुर से मिलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। यह किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र मालूम पड़ती है। तो ध्यान रखना, ऐसे आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ से मिले हैं, बहावलपुर से मिलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी की ताबूत में रखकर दफनाया गया था। यह किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र मालूम पड़ती है। आगे चलते हैं, आगे है जो आदमी कई दिनों तक लौट कर नहीं आता था उसकी मूर्ति बनाकर दफनाने की प्रथा सिनौली में उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। यानी कि जो आदमी कई दिनों तक घर वापस नहीं लौट कर आता था उसकी मूर्ति बनाकर उसे दफनाया जाता था, और इस प्रथा के प्रमाण मिले हैं उत्तर प्रदेश के सिनौली से। आगे है तीसरा प्रकार है दाह संस्कार, सबको अग्नि में जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता था। इसमें सबको अग्नि में जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता था। आगे है हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंशिक समाधान के साक्ष्य कहाँ से, तो हड़प्पा से, कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, और प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। आगे है रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को तथा लोथल से बकरे को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो पंजाब में जो रोपड़ स्थित है वहाँ से मनुष्य के साथ किसको दफनाया जाता था,
कुत्ते को ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि लोथल में मनुष्य के साथ किसको दफनाया जाता था? बकरे को। ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। ये था भाई देखिए हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा की सभ्यता पूर्णतः ईश्वरवादी थी। हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न पुरास्थलों से मिले अवशेषों के आधार पर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, जल, नाग आदि की पूजा करते थे। योग क्रिया हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो ध्यान रखना, योग क्रिया किस सभ्यता की देन है? तो योग क्रिया आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। अच्छे से आप रट लेंगे बिल्कुल एकदम। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला पुरुष योग ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। कितने सींग हैं? उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी। बाईं ओर क्या है? एक गेंडा और भैंसा है। दाईं ओर क्या है? एक हाथी और एक बाघ। वो सामने 2 हिरण हैं। यह पशुपति शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इसे क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। तो ध्यान रखना, मार्शल ने क्या कहा है? इसको आद्य शिव कहा है। अगर ये पूछा जाए कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है आद्य शिव है, उस पर कितने जानवर अंकित हैं? तो कितने जानवर अंकित हैं? तो 6। देखिए, गेंडा 1, भैंसा 2, हाथी 3, बाघ 4 और 2 हिरण। कितने हो गए? 6। लेकिन कितने प्रकार की हैं? तो 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। गेंडा 1, भैंसा 1, हाथी 3 और बाघ 4 और हिरण, ये 5 प्रकार के पशुपति हो गए। तो इसको क्लियर रखना है आपको। इस प्रकार कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन इस मोहर पर किया गया है। ध्यान रखना, मोहर पर 7 अक्षरों का लेख उत्कीर्ण है। तो जो पशुपतिनाथ की मोहर है उस पर 7 अक्षरों का लेख उत्कीर्ण है। कुल 5 प्रकार के पशु हैं और 6 पशुओं का अंकन किया गया है, जिसमें हिरण 2 बार किया गया है। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, तो आंसर लगाएंगे पृथ्वी को मानकर। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ किससे माना जाता है? सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर एक नग्न स्त्री अंकित है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। मार्शल ने इसे धरती माता यानी उर्वरता की देवी कहा है। वेंकटेश महोदय ने इसे दीप लक्ष्मी कहा है। तो ध्यान रखना, जो हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है उसमें एक नग्न स्त्री अंकित है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। मार्शल ने इसे धरती माता यानी उर्वरता की देवी कहा है, जबकि वेंकटेश ने महोदय ने इसे दीप लक्ष्मी कहा है। आगे चलते हैं। आगे है बलूचिस्तान की झोब संस्कृति। अच्छे से याद रखेंगे, झुकर झाकर संस्कृति चनुदड़ों से प्राप्त हुई है, जबकि झोब संस्कृति कहाँ से मिल रही है? बलूचिस्तान से प्राप्त। नारी मूर्तियों में देवी का रौद्र रूप व्यक्त हुआ है। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, मीताथल जैसे हड़प्पा केंद्रों से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। अच्छे से याद रखें, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से, मीताथल से, और जैसे हड़प्पा केंद्रों से मातृ देवी की मूर्तियां मिट्टी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। आगे है, यह बड़ा विवाद का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा मंदिर में करते थे या बाहर, क्योंकि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो अच्छे से याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता में हमें किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता में हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है,
इस बारे में सर जॉन मार्शल का कहना है कि ये लोग लकड़ी की मंदिर बनाते थे जो समय के साथ नष्ट हो गए। लेकिन सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं, नहीं, ये मंदिर तो बनाते थे लेकिन लकड़ी के बनाते थे, इसीलिए समय के साथ क्या हो गए, नष्ट हो गए। आगे चलते हैं। आगे है कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। कौन कौन से शहर, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी में अनेक ऐसी अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। कहाँ कहाँ से, एक बार और अच्छे से याद रख लीजिए, कालीबंगा, लोथल, बनावली और एक और स्थल है कौन सा, राखीगढ़ी। तो कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, यहाँ से हमको क्या मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं जिनका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं। तो ध्यान रखना, 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में कहाँ से मिलती हैं, कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक व चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। तो अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक और चक्र किसकी पूजा के प्रतीक हैं, तो सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। आगे है मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। अच्छे से याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। आगे चलेंगे। आगे है हड़प्पा सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष, कुबड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु तथा बतख को पवित्र पक्षी माना जाता था। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा है, पीपल है। सबसे पवित्र क्या कहते हैं जो पशु है वो कौन सा है, तो कुबड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु है। और सबसे पवित्र पक्षी किसको माना गया है, तो बतख को सबसे पवित्र पक्षी माना गया है। आगे है मुद्राओं पर पीपल वृक्ष का सर्वाधिक अंकन मिलता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किस वृक्ष का अंकन मिलता है मुद्राओं पर, तो पीपल वृक्ष का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा की अपेक्षा पशु पूजा के साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं। हाजा पक्षी यानी कि मोर का भी महत्व था, हाजा पक्षी कहते थे जिसे। आगे चलते हैं। आगे है मार्शल के शब्दों में यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के अनेक तत्वों का आदि रूप हमें सिंधु सभ्यता में ही मिल जाता है। आज भारतीय समाज का धर्म सिंधु सभ्यता से पूर्ण प्रभावित दिखाई देता है, और बिल्कुल दिखाई देता है। ये कौन कह रहा है, मार्शल कह रहा है। सामाजिक जीवन पढ़ लिया हमने, धार्मिक जीवन पढ़ लिया, और अब पढ़ने वाले हैं हम हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, आंतरिक व विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था सिंधु सभ्यता में, कृषि था। हड़प्पा सभ्यता की उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी, बाढ़ भी, जिसके कारण खेतों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा फैल जाती थी। आगे है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व अन्य नगरों से अन्नागार के साक्ष्य विकसित कृषि अवस्था को इंगित करते हैं। अन्न का सरप्लस उत्पादन इनकी उन्नत कृषि प्रणाली का प्रतीक है। कहने का मतलब आवश्यकता से अधिक ये अन्न उगा लेते थे। इसका मतलब है कि ये उनकी जो कृषि प्रणाली थी वो बहुत अधिक उन्नत थी। आगे है हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आगे है विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा वासी संभवतः लकड़ी का हल इस्तेमाल करते थे। बनावली से मिट्टी के हल बने हल का सुरक्षित प्रारूप मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से हल का खंडित रूप मिला है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से, लेकिन हल का खंडित रूप कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह उदाहरण हड़प्पा वासियों के हल से परिचय को स्पष्ट करती हैं। आगे चलते हैं। आगे है लोथल की एक पक्की मिट्टी की प्लेट पर बीज बपन यंत्र का उल्लेख है। किसका है, बीज बपन यंत्र का उल्लेख मिलता है। गेहूं सर्वप्रमुख तथा जौ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। हड़प्पा
रंगपुर, लोथल व कालीबंगा से निम्न कोटि के चावल के प्रमाण मिलते हैं। तो अच्छे से आप याद रखेंगे, हड़प्पा, रंगपुर, लोथल व कालीबंगा से निम्न कोटि के चावल के प्रमाण मिलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, इसी प्रकार हमें लोथल से चावल के अवशेष व रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो रंगपुर से प्राप्त हुई है। लेकिन चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। हुलास से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? हुलास से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से तिल तथा हड़प्पा, लोथल, सुरकोटता, रोजदी से बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? लोथल से, सुरकोटता से, रोजदी से और हड़प्पा से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। तिल के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। आगे है, रोजदी व सौराष्ट्र से मोटे अनाज यानी बाजरा की 6 किस्में प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? रोजदी व सौराष्ट्र से कितनी मोटे अनाज की कितनी किस्में प्राप्त हुई हैं? 6 किस्में प्राप्त हुई हैं। आगे है, हरियाणा के बालू क्षेत्र से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बालू क्षेत्र से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 9 प्रकार की फसलों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक किस्म ब्रासिका जूसी है। कौन सी है? ब्रासिका जूसी। आगे चलेंगे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार की फसलों की अब तक पहचान की गई है, जैसे चावल, गेहूं की 3 किस्में मिली हैं और जौ की 2 किस्में मिली हैं। खजूर, बाजरा, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों व कपास, इन फसलों की क्या हो चुकी है? पहचान। आगे है, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध सभ्यता से हुई है, नाम दिया है। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय है किसे है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। आगे चलेंगे। आगे है, अनाज को ओखली में कूटकर तथा सिलबट्टे द्वारा पीसकर आटा तैयार किया जाता था। अनाज को ओखली में कूटकर तथा सिलबट्टे द्वारा पीसकर आटा तैयार किया जाता था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। अर्नेस्ट मैके ने अपने ग्रंथ फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में उल्लेख किया है कि मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां यानी सालन पत्थर की बड़ी संख्या में मिली हैं। तो ध्यान रखना, अवतल चक्कियां सबसे अधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हमको मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। आगे चलती हैं। आगे है, हड़प्पा सभ्यता से व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली मौजूद नहीं थी। सिंचाई के लिए सामान्यतः वर्षा जल, कुओं एवं जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। बलूचिस्तान से गबरबंदों, बांध व सोरतघई व धौलावीरा से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना, सोरतघई व धौलावीरा से क्या मिले हैं? नहरों के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है जहाँ कुएं खोदकर जमीन से पानी निकाला जाता था। तो ध्यान रखना, भारत की पहली सभ्यता कौन सी है जहाँ कुएं खोदकर जमीन से पानी निकाला जाता था? तो वो है सिंधु सभ्यता। गांव में कच्चे कुएं खोदे जाते थे। इस समय घिरी यानी पुली के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। साड़प या ढेकली का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। साड़प का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर है। साड़प का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर है। आगे चलते हैं। आगे है, संभवतः अन्नागारों में जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार बैंक या खजाने का काम करते थे। अनाज विनिमय का प्रमुख माध्यम था। ये भी अच्छे से आप याद रखेंगे। अन्नागार बैंक या खजाने का काम करते थे। अनाज विनिमय का मुख्य या प्रमुख माध्यम था। आगे है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे है, कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि कार्य के साथ
कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि से भी क्या थे, ये परिचित थे या पालते थे। आगे है गाय, घोड़े, ऊंट का अंकन हड़प्पन मोहरों पर नहीं मिलता है। किस किस का? गाय का, घोड़े का, ऊंट का अंकन हड़प्पन मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा में सामुद्रिक कैटफिश की हड्डियां मिली हैं। किसकी? सामुद्रिक कैटफिश की हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का व्यापार करते थे। अच्छे से याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस समुद्री जीव का व्यापार करते थे, तो आप आंसर रखेंगे मछली का। आगे है सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान के राना घुंडई से घोड़े के दांत और मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत प्राप्त हुआ है। आगे है लोथल से घोड़े की मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां, कालीबंगा से घोड़े के जबड़े जैसा अवशेष मिला है। इन तथ्यों के प्रकाश में अब हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी घोड़े से परिचित थे। आगे है ऊंट की हड्डियां अनेक स्थलों से प्राप्त हुई हैं, यद्यपि मोहरों पर ऊंट का अंकन नहीं मिला है। इस बात को जरूर याद रखेंगे, ऊंट, गाय, घोड़े इन तीनों का मोहरों पर अंकन नहीं किया गया है, भले ऊंट की हड्डियां हमें अनेक स्थलों से प्राप्त हुई हों। आगे है आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा व सुरकोटड़ा से कुबड़दार ऊंट के अवशेष मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, सुरकोटड़ा इन 4 जगहों से कुबड़दार ऊंट के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक समूचा ऊंट दफनाया हुआ मिला है। आगे है गुजरात के लोग हाथी पालते थे, रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। गुजरात के लोग हाथी पालते थे, ऐसा अवशेष कहाँ से मिला है? रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। आगे है आपका राइनो यानी एक सींग वाला गैंडा की हड्डियां आमरी से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? आमरी से मिली हैं। शिकारपुर गुजरात से सर्वाधिक संख्या में वन्य व पालतू पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आगे है नेसरी नगर हड़प्पन पशुपालकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अच्छे से याद रखें, कौन सा नगर? नेसरी नगर हड़प्पन पशुपालकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा डाटा वाकई में पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।